नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आमतौर पर बताई जाने वाली कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में जानेंगे जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अनहेल्दी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ये कौन सी हेल्थ टिप्स है और इसके बारे में आयुर्वेद की संहिताओं में क्या बताया है, हमें संहिताओं में क्या क्या रेफरेंसेस इसके बारे में मिलते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसमें सबसे पहली जो हेल्थ टिप है जो आमतौर पर बताई जाती है वो है उषा पान, यानी सुबह उठते बराबर पानी पीना, वो भी बिना प्यास के भी आपको पानी पीने के लिए बताया जाता है। फिर इसके बहुत सारे फायदे भी बताए जाते हैं, जैसे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए या फिर अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पेट अच्छे से साफ होने के लिए। तो इस तरह से उषा पान करने के लिए बताया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में इस तरह का उषा पान नहीं बताया गया है। आयुर्वेद की जो बृहत्त्रयी है, यानी जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, यानी जो क्रमशः चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि द्वारा लिखी गई है, तो इसमें कहीं पे भी इस तरह से हर रोज आपको उषापान करने के लिए नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि इन बृहत्त्रयी में उषापान ये शब्द भी कहीं पर भी नहीं आया है। अगर आयुर्वेद के ऋषियों को आपको हर रोज सुबह पानी पीने की सलाह देनी होती तो उन्होंने दिनचर्या अध्याय में, यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपने क्या क्या करना चाहिए, इस अध्याय में आपको इस बारे में सलाह जरूर दी होती। लेकिन हमें कहीं पर भी दिनचर्या अध्याय में इस तरह का वर्णन नहीं मिलता। यहाँ तक कि वाग्भट ऋषि ने भी दिनचर्या अध्याय में उषापान के बारे में नहीं बताया है। उन्होंने सुबह जैसे ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लिए बताया है, फिर उसके बाद मलमूत्र का विसर्जन और उसके बाद सीधे दंत धावन बताया है। तो इसमें भी कहीं पर भी उषापान का वर्णन नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वाग्भट ऋषि ने जो सुबह पानी पीने के लिए बताया है वो रसायन अध्याय में बताया है। वो भी किसके लिए, तो जिनका शरीर पंचकर्म चिकित्सा से शुद्ध हुआ है और अभी जिन्हें रसायन चिकित्सा देनी है तो सिर्फ उनके लिए, सबके लिए और हर रोज करने के लिए नहीं बताया है। यहाँ तक कि वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के सूत्र स्थान का जो 5वां अध्याय है, यानी जो द्रव्य विधि अध्याय है, तो उसके 14वें श्लोक में हमें बताते हैं, पीबे स्वस्थ हो, पीचा अल्पशाह, यानी शक्ति से अधिक पानी का सेवन किसी ने भी नहीं करना है और ग्रीष्म और शरद ऋतु छोड़कर, यानी गर्मी का मौसम छोड़कर स्वस्थ व्यक्ति ने भी पानी का सेवन कम करना है। तो इस तरह से वाग्भट ऋषि ने बताया है। लेकिन जो आयुर्वेद के बाद के ग्रंथ है वहाँ पे कहीं कहीं स्थानों पर कुछ लिमिटेड समय के लिए या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इस तरह का पानी पीने के लिए बताया गया है, लेकिन वो सबके लिए सलाह नहीं दी गई है। तो सबके लिए और हर रोज पीने के लिए उषापान नहीं है। सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे तक का जो समय है वो कफ का समय है, तो इस समय में अग्नि वैसे ही मंद रहती है। तो इस के ऊपर अगर आप सुबह सुबह पानी डालते हो, यानी आप उषापान करते हो, तो ये अग्नि जो है वो और मंद हो जाएगा। और आयुर्वेद में अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। आप भले ही गर्म पानी लो या ठंडा पानी लो, दोनों ही इसमें ये अग्नि जो है वो मंद होगा। और इस तरह से अगर शरीर में ये अग्नि कम होता है तो जो आपने खाया है उसका पचन ठीक से नहीं होगा, तो शरीर में जो अपचित अन्न है जिसे आमदोष कहा जाता है तो वो बढ़ सकता है। इससे शरीर में अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है, जैसे पचन से संबंधित कुछ बीमारियां है या लक्षण है, या फिर जैसे आमवात की बीमारी है या स्थूलता है यानी ओबेसिटी है, या फिर प्रमेह व्याधि है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अपने जो अग्नि को अच्छा रखना अगर है तो इस तरह उषापान जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप सुबह अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो जितनी प्यास है उतना पानी आप पी सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप बिना प्यास का पानी है वो नहीं पीना है। अब देखिए, आप सुबह उठते बराबर जैसे घर का चूल्हा जलाते हैं और अगर आप उसके ऊपर पानी डालते हैं तो जो दिन भर उस चूल्हे पर आपने जो खाना बनाना है तो वो नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से जो अंदर का अग्नि है वो अगर अच्छा नहीं है तो
जो हमारा पचन भी अच्छे से होना चाहिए तो वो नहीं रहेगा। उषा पान के बारे में आपको और भी अगर कुछ डिटेल जानकारी चाहिए या आपके डाउट्स है तो उसको क्लियर करने के लिए हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरी हेल्थ टिप जो आमतौर पर बताई जाती है वो है वज़न कम करने के लिए शहद को गर्म पानी के साथ लेने के लिए। तो देखिए, आयुर्वेद में शहद को कभी भी गर्म करना या गर्म चीज़ों के साथ लेने के लिए मना किया गया है। तो शहद वैसे वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसे गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ नहीं लेना है। आप पानी को उबाल के फिर उसे ठंडा करके उसके साथ ये शहद ले सकते हैं। पानी की क्वांटिटी भी कम लेनी है और शहद की जो क्वांटिटी है वो भी कम लेनी है। शहद को लगभग आधा से 1 चम्मच की मात्रा में आप ले सकते हैं। तो इससे ये जो पानी आपने उबाल के लिया है ये भी पचने में हल्का होता है, और इस तरह से अगर आप शहद लेते हो तो उसके फ़ायदे भी आपको मिल सकते हैं और उसका नुकसान भी आपको नहीं होगा। शहद के बारे में भी डिटेल वीडियो है तो वो भी आप देख सकते हैं। तीसरी जो हेल्थ टिप आमतौर पर बताई जाती है कि वो है कि आपको आपके आहार में या फिर सुबह सुबह आपको जैसे वेजिटेबल जूसेस है या फिर फ्रूट जूसेस है या फिर दिन में भी मिल्क शेक है या वेजिटेबल सूप है, इनका सेवन करते रहना चाहिए। तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। अब देखते हैं इसमें आयुर्वेद का क्या कहना है। अब देखिए, जैसे आप अगर ये सब्जियां या फल खाते हैं तो ये सभी बहुत अच्छे हैं। सब्जियां आप अगर बना के खाते हैं तो इसको पचाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये पचने में हल्की है। लेकिन वही आप इसका अगर जूस निकाल के लेते हैं या फिर जैसे फ्रूट जूस भी लेते हैं तो इसका गुरु गुण बताया है, यानी ये पचने में हेवी है, इसको पचाने में समय लगता है। और दूसरा, ये आपके अग्नि को भी मंद करती है क्योंकि इसमें जल तत्व है, और ये जो अग्नि तत्व है तो जल हमेशा अग्नि को कम करता है। तो इस तरह से इसको पचाने में समय लग सकता है। और दूसरा, अगर आप देखो, जैसे अगर आप फल खा रहे हो तो 1 या 2 फल आप लोगे, लेकिन वही आप अगर उसका जूस निकाल के लेते हो तो कम से कम 3 या 4 फलों की ज़रूरत रहेगी। तो इतने फलों की आपके शरीर को भी आवश्यकता नहीं है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उस जूस से आप अंदर डाल रहे हो। आयुर्वेद में भी स्वरस कल्पना बताई है, यानी जो औषधि वनस्पति है उसका रस निकाल के उसका चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जो है वो बहुत कम बताई जाती है। जैसे 10 से 20 ml की मात्रा में इस स्वरस को दिया जाता है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में या ग्लास भर के कभी भी जूस पीने के लिए नहीं कहा है। और दूसरा जो है कि जैसे मिल्क शेक्स भी बताए जाते हैं तो इसमें फलों के साथ दूध इस्तेमाल किया जाता है। दूध और फलों का ये जो कॉम्बिनेशन है ये इनकॉम्पेटिबल फूड यानी अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन है। इसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा जाता है। विरुद्ध आहार के बारे में भी हमने अलग वीडियो बनाए हैं, तो आपके खाने में कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी चाहिए ये भी इस वीडियो में बताया हुआ है। इसके साथ ही अगर आप रात का जो आपका डिनर है वो स्किप करके सिर्फ वेजिटेबल सूप लेते हैं तो ये भी हमारे लिए ट्रेडिशनल नहीं है। हमारा जो भारतीय खान पान है वो अलग है। इस तरह से सूप पी के रहना ये थोड़ा सा अलग है। तो ये भी जो है रात का खाना, हाँ, आपने बहुत जल्दी लेना है, जैसे 7 साढ़े 7 बजे तक लेना है, हल्का लेना है। लेकिन सिर्फ अगर आप इस खाने की जगह पे सूप लेते हैं, अब देखिए अगर आप रात को भी ये सूप लेते हैं तो तब भी अग्नि जो है वो मंद है, तो ये सूप को पचाने में भी थोड़ा सा समय लग सकता है और ये हमारे लिए ट्रेडिशनल भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इसमें से कुछ भी अपनाते हैं तो उसके बारे में आपने ज़रूर सोचना है। चौथी जो हेल्थ टिप बताई जाती है वो है वज़न कम करने के लिए या बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए खाने में कच्चा खाना या रॉ फॉर्म में आप ज़्यादा लो। फिर इसमें स्प्राउट्स है या फिर सैलड है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसको खाने की भी सलाह दी जाती है। अब देखिए ये वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पे जैसे पाश्चात्य संस्कृति में उनके खाने में जैसे नॉनवेज है या फिर बेकरी का कुछ आइटम है जैसे ब्रेड है, पाव है, बर्गर है, तो यही ज़्यादातर रहता है। तो उनके खाने में फाइबर्स की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अगर ये सैलड या फिर जैसे कच्चे फॉर्म में खाया तो उनको चल सकता है। लेकिन जो हमारा भारतीय खान पान है तो उसमें हम लोग पूरा खाना लेते हैं, जिसमें छिलके वाली दालें है, चावल है, रोटी है या फिर जैसे रायता है या फिर अलग अलग जैसे चटनियाँ हैं, गीली चटनी, सूखी चटनी है,
या फिर नारियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें फाइबर्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। हमें अलग से फाइबर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कच्चा बहुत ज़्यादा लेते हो तो उल्टा ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बर्डन हो सकती है। आयुर्वेद की संहिताओं में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का वर्णन शाक वर्ग में हमें मिलता है। तो इसमें इसके अलग अलग जो सब्जियां हैं तो इसके गुणधर्म भी बहुत डिटेल में बताए गए हैं। आमतौर पर सभी तरह की ये जो हरे पत्ते वाली सब्जियां ये कसेले स्वाद की है, तो ये शरीर में वात दोष को बढ़ाती है। इसके साथ ही इसका गुरु गुण बताया है, यानी ये पचने में हेवी है, तो आयुर्वेद में बताया गया है। तो अगर आपको ये सब्जियां खानी है तो इसको पकाने का भी एक तरीका है, तो उन्होंने बताया है स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाड्यम नातिदोषलम, यानी अगर आपको ये पत्ते वाली सब्जी खानी है तो उसको अपने पकाते समय उसे अच्छी तरह से उसे उबाल के लेना है, फिर उसका रस निचोड़ के लेना है और फिर उसे घी या तेल में भून के फिर उसे खाना है। तो इस तरह से अगर आप इन सब्जियों को बनाते हैं तो इतना सब करने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ दोष ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप इस तरह से इसे बना के ले सकते हैं। और इसको भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप ना लो, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसे ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अग्नि बहुत अच्छा है, जिनका पचाने की क्षमता बहुत अच्छी है, या जो लोग मेहनत करने वाले हैं, तो वो इन सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। बाकी लोग इन पत्ते वाली सब्जियों से अच्छा है कि आप जो फल वाली सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, परवल है या पेठा है, इस तरह की जो सब्जियां हैं उनका अपने खाने में ज़्यादा समावेश आप कर सकते हैं। आजकल अलग अलग डाइट प्लान्स बताए जाते हैं। तो कभी बताया जाता है कि आपको हर 2 घंटे में या 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। या फिर कभी ये बताया जाता है कि आपको दिन में सिर्फ 2 बार खाना है, उसके अलावा आपने बीच में कुछ नहीं खाना है, या फिर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। अब देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कोई भी नियम सबके लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसकी उम्र अलग है, वो जहाँ पे रहता है वो देश अलग है, मौसम अलग है। तो कोई भी एक नियम सबके लिए कैसे हो सकता है। अगर हम लोग प्रकृति का विचार करेंगे तो देखिए, जैसे वात, पित्त, कफ, इसमें से जैसे 2 दोषों का किसी के शरीर में डोमिनेंस है तो उसके हिसाब से प्रकृति बताई जाती है, 1 दोष की या 2 दोष की। हमने इसके पहले भी प्रकृति के वीडियो सीरीज में ये सब देखा है। तो अगर किसी के शरीर में अगर वात दोष डोमिनेंट है तो उसका जो अग्नि बताया जाता है वो विषम अग्नि है, यानी इनको कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी। या फिर जिनकी पित्त प्रकृति है तो उनका तीक्ष्ण अग्नि है, इनकी भूख बहुत अच्छी, इनको भूख लगेगी, या जो भी ये खाएंगे इसका पचन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो लोग कफ प्रकृति के हैं उनकी भूख भी कम रहेगी, उनका अग्नि मंद रहेगा, 2 बार भी उन्होंने खाया तो उनके लिए काफ़ी रहेगा, उनको बीच में भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप ये जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है इसको अगर आप बार बार खाने की सलाह दोगे, या जो पित्त प्रकृति वाला है उसको आप सिर्फ 2 बार खाना खाने की सलाह दोगे, तो ये दोनों के लिए भी ये सलाह शायद ठीक नहीं होगी, उनका नुकसान ही कर सकती है। तो इस तरह से आयुर्वेद का दृष्टिकोण अलग है। इन सब चीज़ों के बारे में सोच के ही उस व्यक्ति का आहार कैसे होना चाहिए इस बारे में बताया जा सकता है। उम्र के अनुसार भी शरीर में दोषों की स्थिति और अग्नि की जो अवस्था है वो अलग अलग रह सकती है। जैसे बाल्यावस्था या कफ प्रधान समय है तो इसमें भी थोड़ा अग्नि मंद रहता है, या जो युवावस्था है, यंग एज है, तो ये पित्त प्रधान है, या फिर जो वृद्धावस्था है तो इसमें वात का डोमिनेंस है। तो इस तरह से भी अलग अलग स्थिति हो सकती है। यहाँ तक कि जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से भी आपका अग्नि, आपकी पचाने की क्षमता अलग अलग रहेगी, या ऋतुओं में भी अलग अलग होगी। जैसे हेमंत ऋतु है, यानी जो ठंडी का मौसम है, जब दिवाली का त्यौहार आता है तो इसमें अग्नि बहुत अच्छा रहता है, अग्नि प्रदीप्त रहता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि आमतौर पर मिठाइयाँ है, तली हुई चीज़ें हैं, नमकीन है, तो ये सब खाने का रिवाज है। सूखे मेवे के लड्डू भी इसी समय पे बनाए जाते हैं। तो ये पचने में भले ही हेवी हो, लेकिन इस समय आपका अग्नि बहुत अच्छा है तो इसको आराम से पचा सकता है। वही अगर वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में आप अगर इसे खाओगे तो उसका पचन नहीं होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में अग्नि वैसे ही कम है, अग्नि मंद है, तो आपको खाना जो है वो हल्का रखना है। तो इस तरह से मौसम के हिसाब से भी आपने क्या खाना है, कितना खाना है, इसके बारे में निश्चित की जा सकती है। तो इस तरह से खाने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, खाने का समय क्या होना चाहिए, तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा।
आपके लिए सबसे सही निर्णय है कि आपको भूख कब लगती है, आपका पहले खाया हुआ कितनी देर में पचता है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो खाना है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसी भी हेल्थ टिप को अपनाने से पहले यह आयुर्वेदिक दृष्टिकोण आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।